हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वे सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी एक सेगमेंट के रूप में पूछा जाता है। वर्णमाला चैप्टर से करीबन 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस कारण ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो आइए अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसी चैप्टर से संबंधित। वर्णमाला, तो सबसे पहले जानेंगे हम वर्णमाला में वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? वर्ण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यानी क्या है ये? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण की परिभाषा आपको पता चली। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम खंडों में नहीं बांट सकते हैं, वर्ण कहलाती है। कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वर्ण। इसके बाद में हम जानते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या को भी विभाजित कर दिया गया है उच्चारण के स्थान पर और लेखन के आधार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है भैया 45। कितनी होती है? 45। और इन 45 में से 35 व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स और 10 होते हैं आपके स्वर। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45, जिसमें से 35 व्यंजन, 10 स्वर। अगर बात करें लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है आपकी 52। अब 52 संख्या हो गई तो कहाँ कहाँ बढ़े? व्यंजन हो जाते हैं 39 और स्वर हो जाते हैं 13। वैसे व्यंजनों के बारे में एक अलग वीडियो आएगा, उस पूरे वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में कि यहाँ पर 35 व्यंजन थे। 35 में से 4 व्यंजन बढ़े। कौन कौन से बढ़ेंगे? श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये कौन कौन से हो जाते हैं? ये व्यंजन जो है आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये संयुक्त व्यंजनों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब स्वर, 10 स्वर कौन कौन से? अ, आ, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्वरों की वृद्धि हुई? एक आपका री हो गया, एक आपका अंग हो गया और दूसरा आपका अह हो गया। ये 3 स्वर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें अंग और अह की, इनको बोलते हैं हम अयोगवाह। क्या बोलते हैं इनको? अयोगवाह। ये भी काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए, एक प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है, तो उसमें से अंग या अह में से कोई एक ऑप्शन दे दिया और 3 ऑप्शंस अलग अलग दे दिए और उसमें से पूछ लिया आपसे कि अयोगवाह को छांटिए। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा कि अंग और अह ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, अयोगवाह किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं। तो कभी कभी सीधे सीधे ही पूछ लिया जाता है, तो ये अयोगवाह होते हैं। अब अयोगवाह को भी अंग में से, अंग को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। और अह को बोला जाता है विसर्ग। इनको लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर अलग अलग रखने का क्या औचित्य है
क्यों इनको अलग अलग रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है कि जैसे जो स्वर होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, मूल ध्वनि होती है। यानी स्वर एक ऐसी ध्वनि होती है जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन इनका मैटर थोड़ा अलग है। जैसे आप अंक का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि अंक का उच्चारण करते समय सबसे पहले हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो अ की निकल रही है, और इसका जो अंत हो रहा है वो न पे हो रहा है। यानी अंक का उच्चारण कर रहे हैं हम तो ध्वनि किसकी निकल रही है? अ की। लेकिन अंत किसका? इसका जो अंत हो रहा है अंग, हम बोल रहे हैं अंग, मुंह से बोल के देखिए, आप भी अंग बोलेंगे तो अ से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड इसका कहाँ पे होगा? न पे होगा। ठीक है, ऐसे ही अह को बोलेंगे हम तो प्रारंभ इसका अ से ही हो रहा है, लेकिन इसका अंत कहाँ पे हो रहा है? ह पे जा करके। अंत कहाँ पे हो रहा है इसका? ह पे जा करके। इसलिए शुरुआत इसकी स्वर से हो रही है, लेकिन इसका जो अंत हो रहा है वो काय पे हो रहा है? व्यंजन पर हो रहा है। शुरुआत इसकी स्वर से हो रही है, लेकिन इसका जो अंत हो रहा है वो व्यंजन पे हो रहा है। इसलिए इनको उच्चारण और लेखन के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है आपकी वर्णमाला। वैसे पूरी वर्णमाला को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी ने वर्णमाला पढ़ी है। लेकिन वर्णमाला की परिभाषा जान लेते हैं। वर्णमाला, वर्णों की माला। लेकिन वर्णमाला इसको हम तब तक नहीं कह सकते तब तक इसका क्रम व्यवस्थित न हो। वर्णमाला इसको हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि इसका क्रम व्यवस्थित न हो। तो हम बोल सकते हैं वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों का ऐसा ऐसे बोल सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया वर्णों के बारे में जानकारी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे स्वरों के बारे में, और इससे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो स्वरों को भी बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है, और इस वर्गीकरण से ही मोस्टली प्रश्न निकल के आते हैं। और मैं मानता हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से दिमाग को संतुलित करके समझने की कोशिश करनी है आपको। स्वरों का वर्गीकरण, पहले लिखा हुआ है उच्चारण, फिर जीभ, मुख या ओष्ठ, और सबसे लास्ट में उच्चारण का स्थान। मैं यहाँ पे बता दूँ, जनरली जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण कंठ या तालु के द्वारा ही किया जा सकता है। जनरली जो स्वर होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ या तालु ही होता है। यहाँ पर मैंने केवल समझने में दिक्कत ना हो इसलिए जीभ, मुख या ओष्ठ का प्रयोग किया है, वो आप देखेंगे किस तरीके से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो जनरली कंठ या तालु के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है स्वरों का वर्गीकरण में उच्चारण। यहाँ उच्चारण की बात हो रही है, हम मुख से उच्चारण करते हैं, स्वरों को बोलते हैं, तो उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। अच्छा, इसके लिए हम एक और शब्द यूज कर सकते हैं, मूल स्वर। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही बात है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ए, उ और री। लेकिन कैसे पता चलेगा कि यही ह्रस्व स्वर हैं? तो ह्रस्व स्वरों को अगर परिभाषित करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी परिभाषा है कि वे स्वर जिनको मुंह से बोलते समय या जिनका उच्चारण मुख से करते समय कम आवाज़ निकले या कम हवा निकले
तो उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगे, वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। आप बोल के देखिए, जैसे हम अ को बोलेंगे तो हमारा मुंह भी नहीं खुलेगा, अ ई उ री, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगे, ठीक है, वो हो जाते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर में बोल सकते हैं हम कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे हम बोलेंगे अ, तो दीर्घ स्वर में क्या आ रहा है हमारा? आ रहा है, ई आ रहा है, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ह्रस्व स्वर यानी अ को बोलने में हमें लग रहा है समय अ, लेकिन वैसे ही हम दीर्घ स्वर में जाएंगे और आ का उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे? आ। इसका मतलब है कि हमें ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर बोलने में दुगना समय लग रहा है। तो दीर्घ स्वर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे अ, ई, उ और रे, यानी संख्या कितनी है? ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। इसी तरीके से दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो जाते हैं ये 7 स्वर हो जाते हैं। एक कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि पुलुत स्वर। अच्छा, पुलुत स्वर का जो यूज किया जाता है वो जनरली किया जाता है, हम किसी को भी आवाज़ देते हैं या दूर से पुकारते हैं तब पुलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, और उसका सिंबल होता है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे हम किसी को पुकारेंगे नाम लेके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर राम, तो राम दूर खड़ा है और हमें उसको पुकारना है, तो हम किस तरीके से पुकारेंगे? राम। ऐसे तो नहीं पुकारेंगे, तो कैसे पुकारेंगे? हम तेज़ी से बोलेंगे राम, ऐसे करके बोलेंगे। तो बीच का जो पोर्शन है, आपने देखा जो आ वाला पोर्शन है वो बीच में हमें खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। रा हमने स्पष्ट सुना, माँ हमने स्पष्ट सुना, लेकिन राम ऐसे करके बोल रहे हैं, तो जो बीच का वाला पोर्शन है वो हमको खींचता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको हम इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो पुलुत स्वरों का यूज जो होता है वो काय के लिए होता है? जब भी हम किसी को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं उसके लिए। अब आता है जीभ के आधार पर। मैंने बताया था आपको कि स्वरों का उच्चारण हमेशा कंठ और तालु के द्वारा ही किया जाता है, जीभ के द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर समझने के उद्देश्य से केवल कि अग्र स्वर, ये होती है हमारी जीभ, ये हो गई हमारी जीभ। अग्र स्वर ये मध्य वाला हिस्सा हो गया और ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। ये हो गया अग्र, ये हो गया मध्य और ये हो गया पश्च। तो हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? अग्र स्वर में लिखा हुआ है ए, ई, ए, ऐ और रे। अब ध्यान से देखेंगे, जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हवा जो है हमारे जीभ के अगले हिस्से से निकल रही है, इसलिए इनको हम समझने के उद्देश्य से केवल ये मैंने जो लिखा है जीभ लिखा है, केवल समझने के उद्देश्य से लगा है। हमें ऐसा महसूस होता है अग्र स्वरों का उच्चारण करते समय कि हवा हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से से निकल रही है। अगर नहीं निकल रही तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको कोशिश करके देखनी होगी। अब आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी अ। मध्य स्वर में क्या आता है? अ का जब हम उच्चारण करते हैं तो आप अ का उच्चारण करके देखिए, अ, तो यानी मुंह ज़्यादा नहीं खुलता है हमारा, एक मध्यम रेंज में आ जाता है अ, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जो आवाज़ आ रही है वो हमारे जीभ के मध्य भाग से निकल रही है। इसके बाद में आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी आ, उ, ओ और औ, ये पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। सेम चीज़ जब हम इनका उच्चारण करते हैं आ, उ, आपने देखा होगा बड़ा ऊ बोलेंगे तो ऊ, ओ, तो आप देखोगे जीभ के पीछे वाले हिस्से से हमें आवाज़ आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये पश्च स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं। आपको बस याद यही रखना है कि जो स्वरों का उच्चारण होता है कंठ और तालु के द्वारा होता है, जीभ के द्वारा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जीभ के आधार पर हमने केवल समझने के उद्देश्य से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आता है मुख या ओष्ठ के आधार पर, ये भी सेम चीज़, ठीक है। जैसे बोला है ना मैंने
ये समझने के उद्देश्य से लिखे हुए हैं। तो मुख या ओष्ठ के आधार पर हमारा होता है अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, वृत्तमुखी, वृत्त जैसा मुख, अवृत्तमुखी, अ लग गया मतलब मना कर रहा है, वृत्त जैसा मुख नहीं। तो यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख या ओष्ठ जो होते हैं उनकी स्थिति गोलाकार हो जाती है, वृत्त के जैसी हो जाती है, गोल गोल हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे आप मुंह से ऊ का उच्चारण कीजिए, ऊ, तो आपने देखा आपके मुंह का आकार जो है वो कैसा हो गया, गोल हो गया, वृत्तनुमा हो गया। तो ऊ, ऊ, ओ, औ, इन सभी को बोलने में हमारे ओष्ठ जो हैं उनका आकार वृत्त जैसा हो जाता है, तो ये वृत्तमुखी स्वरों की कैटेगरी में आते हैं। और अवृत्तमुखी यानी इनको छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर हैं उनको बोलने में मुख का आकार वृत्त जैसा नहीं होता है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, अवृत्तमुखी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब चौथा वाला पोर्शन है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो उच्चारण स्थान वाला पोर्शन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप इसको यहाँ समझिए, इसकी आवश्यकता आपको व्यंजन जब हम पढ़ेंगे, व्यंजनों में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है, व्यंजनों में भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य, ठीक है। इनके बारे में जानिए सबसे पहले। जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मनुष्य का गला, ठीक है। ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे, केवल समझाने के लिए बताया है। तो देखिए, ये मनुष्य का हो जाता है कंठ, यानी वे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमें ऐसा लगता है कि जो कंठ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंठ्य। क्या बोल देते हैं उनको, कंठ्य। अब यहाँ पर जो ऊपरी जबड़ा होता है, जबड़े के सहारे चलने पर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसका पीछे वाला हिस्सा कहलाता है तालव्य। क्या कहलाता है, तालव्य। और उसका अगला वाला हिस्सा कहलाता है मूर्धा। क्या कहलाता है, मूर्धा। इसके बाद में आ जाते हैं आपके दांत, तो ये हो जाएंगे दंत्य। और उसके बाद में आ जाते हैं तुम्हारे होंठ, यानी कि ये हो जाएगा ओष्ठ्य। कभी कभी हमको यहीं पे समझने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी हमें यही समझने में दिक्कत हो जाती है कि तालु, मूर्धा, ये इनको हम कैसे समझेंगे, कैसे इनको हम कैटेगरी में बांटेंगे कि कौन सी आवाज़ तालु से आ रही है, कौन सी आवाज़ मूर्धा से आ रही है। तो वो यहाँ से देख सकते हैं हम। आपको ये इमेज ध्यान में रखनी है कि ये आपका कंठ हो गया। जिन वर्णों को बोलते समय हमें ऐसा लगे कि ध्वनि कंठ से निकल रही है तो उनको बोलेंगे हम कंठ्य वर्ण, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि तालु से निकल रही है तो उसको बोलेंगे हम तालव्य। आपको लगता है कि आवाज़ मूर्धा से आ रही है तो वो मूर्धन्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो मूर्धन्य हो जाएंगे। दांतों का यूज जिन वर्णों के उच्चारण में होता है वो दंत्य। और अपने ओट्स का जो, यानी हमारे वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आवश्यकता महसूस होती है वो कहलाते हैं ओष्ठ्य वर्ण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कंठ। कंठ, हम स्वरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंठ, कंठ से कौन कौन से स्वरों की आवाज़ आ रही है, अ, आ। आपने देखा होगा जीभ कहीं पे भी टच नहीं हुई, बिल्कुल जीभ का कहीं भी ऊपर नीचे मुंह में संपर्क नहीं हुआ, और आवाज़ कहाँ से आई, कंठ से, यानी गले से, अ, आ। तो इसका मतलब है अ और आ, ये दोनों स्वर जो हैं वो कहाँ से हैं, कंठ से निकल रहे हैं। तो ये इनका जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, कंठ्य। अब आता है तालव्य, ए, ई। कंठ से थोड़ा ऊपर, कंठ से थोड़ा ऊपर हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हम ई और ई का उच्चारण करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कंठ से थोड़ा ऊपर से आवाज़ आ रही है। और कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे हम तो जो हमारे मुख का पीछे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। तो वहाँ से इन दोनों का उच्चारण हो रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, तालव्य कैटेगरी में आ गए। उ और उ, उ, उ,
उ उ। आपने देखा आपके होठों की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है उ और ऊ का उच्चारण करते समय। तो इसका मतलब क्या है कि उ और ऊ ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओष्ठ्य की कैटेगरी में आ गए। री 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 आप बोल रहे हैं, री आप बोल रहे हैं। आप देखा आपकी जीभ जो है, जीभ का जो अगला हिस्सा है वो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा है। और मुंह के ऊपर वाला हिस्सा यानी मुंह के आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाती है। पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। आपको समझ में आया? जब हम री का उच्चारण करेंगे, री, आपने देखा आपकी जीभ ऊपर की तरफ आपके मुख के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है। तो ये कौन सी जगह से आवाज़ आ रही है? हमारी मूर्धा। मूर्धा का इसमें मूर्धा का यूज हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? री कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? मूर्धन्य स्वर की कैटेगरी में आ जाता है। अब आता है कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य। अब देखो ए और अए, ए और अए। हम जानते हैं कि ए जो होता है, ए को अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमें पता चलेगा अ और ए का निर्माण किस चीज़ से होता है? अ और ए, अ और ई के योग से ही ए का निर्माण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तो हमें पता चला कि जो ए है वो अ और ई से मिलकर के बना है। और अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ए का उच्चारण स्थान है तालु। इसका मतलब क्या है कि ए का उच्चारण है वो कंठ से और तालु से दोनों जगह से हो रहा है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? कंठ तालव्य हैं। कंठ तालव्य हैं, यानी कंठ और तालु दोनों से ही इनके उच्चारण की ध्वनि निकल रही है। सेम इसी तरीके से ओ और औ, ये कैसे हैं? कंठोष्ठ्य। इनको अलग अलग करेंगे हम पता चले कंठ और ओष्ठ्य, कंठ और होठ। ओ का निर्माण कैसे होता है? ओ का निर्माण होता है, ओ जो होता है वो अ प्लस उ। ओ होता है अ और उ के योग से मिलता है, ठीक है। और अ का है, अ है हमारा कंठ और उ है हमारी ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि। तो कंठ और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि और इन दोनों को मिलाकर के बनना है हमारा ओ। यानी इसका मतलब है ओ का जो उच्चारण होगा वो कंठ और ओष्ठ दोनों से होगा। इसका मतलब है ओ कैसा हो गया? ओ और ओ कैसा हो गया? कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ हो गई। कैसी हो गई? कंठोष्ठ ध्वनियाँ हो गई, ठीक है। तो आज हमने जाना स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है और यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा से निकल के आते हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है प्रश्न, जैसे पूछ लेता है कि जो ई दे दिया, अब मैं प्रश्न में दे दिया ई, कि ई जो है वो कैसी ध्वनि है? ई का उच्चारण किस जगह से होता है? मुख के किस भाग से ई का उच्चारण होता है? तो आप बोलेंगे तालव्य। अब बोलेंगे तभी जब आपको पता होगा, आप नोट करेंगे। ए दे दिया, ए कैसी ध्वनि है? ऑप्शन दे दिया कंठ है, तालव्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि है या कंठ तालव्य है। तो आपको पता होगा कि अगर ए किस चीज़ के संयोग से बन रहा है और ई के योग से बन रहा है, अ कंठ ध्वनि है और ई कैसी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि है। इसी प्रकार जो ए हो गई वो कंठ तालव्य ध्वनि हो गई। तो ये चीज़ें आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कंठ होती हैं, तालु से निकलने वाली ध्वनि तालव्य होती हैं और तालु से थोड़ा ऊपर की तरफ मुख के आगे वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है मूर्धा और यहाँ से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती हैं मूर्धन्य। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय दांतों का यूज होता है वो दंत्य कहलाती हैं और जहाँ पर हमारे होठों का इस्तेमाल होता है वो ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती हैं, ठीक है। और ये इसका यूज आपको व्यंजन जब हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको इन सभी की इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी क्योंकि व्यंजन से भी जो व्यंजन को कैटेगराइज करते हैं कौन कौन सी ध्वनि है किस जगह से निकलती है, तो वहाँ से भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक व्यंजन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।